पठानकोट हमले से जुड़ा शाहिद लतीफ पाकिस्तान में मारा गया। IC 814 हाईजैक का आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में खत्म हुआ। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर गोलियों का निशाना बना। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मक्की भी दुनिया से चला गया। जगह हर बार अलग थी, हालात अलग थे, तारीखें अलग थीं, लेकिन हर घटना के बाद एक ही सवाल हवा में तैरता रहा। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कहीं कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसका नाम खुलकर कभी नहीं लिया गया, लेकिन जिसके निशान बार बार दिखते रहे। कई लोग इसे एक ही नाम से जोड़ते हैं, अननोन गनमैन। भारत ने आतंक का दर्द किसी एक हमले में नहीं, बार बार सहा है। संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, समझौता एक्सप्रेस दिल्ली, मुंबई लोकल ट्रेनों में धमाके हुए, जयपुर और अहमदाबाद लहूलुहान हुए, हैदराबाद कांपा और फिर मुंबई पर 2008 का हमला पूरी दुनिया ने लाइव देखा। बाद के सालों में भी यह सिलसिला रुका नहीं। पठानकोट एयरबेस, उरी, पुलवामा, हर बार देश के सामने वही तस्वीर आई। खून, गुस्सा, शोक, श्रद्धांजलि, बयान और फिर लंबी चुप्पी। हर बार लोगों ने पूछा कि जिन लोगों ने यह सब करवाया, क्या वे कभी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे? हर बार जवाब धुंधला ही रहा। यही वह माहौल था जिसमें एक सोच धीरे धीरे मजबूत हुई। अजीत डोभाल जैसे लोग, जिन्होंने दशकों तक खुफिया दुनिया को भीतर से देखा था, अच्छी तरह समझते थे कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पार बैठे कुछ बंदूकधारियों का खेल नहीं है। उसके पीछे एक पूरा ढांचा होता है। पैसा, पनाह, ट्रेनिंग, लोकल मदद, झूठे नैरेटिव और सबसे बढ़कर यह यकीन कि सामने वाला देश ज्यादा से ज्यादा विरोध दर्ज कराएगा लेकिन असल जवाब नहीं देगा। इसी सोच को तोड़ना जरूरी था। कहानी की असली चुभन कंधार हाईजैक से जुड़ती है। IC 814 के अपहरण ने भारत को ऐसी मजबूरी में ला खड़ा किया जहां यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ना पड़ा। बाहर से बहुत लोगों ने कहा कि लोगों को जिंदा वापस लाना ही उस वक्त सबसे बड़ी सफलता थी, लेकिन सुरक्षा की नजर से देखने वालों के लिए वह एक ऐसी चोट थी जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती थी। कहा जाता है कि अजीत डोभाल के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि अगर देश के पास दुश्मन को उसके अड्डे तक पहुंचकर खत्म करने की क्षमता और राजनीतिक इच्छा न हो तो वह बार बार ब्लैकमेल होता रहेगा। 2004 में जब डोभाल खुफिया ढांचे के शीर्ष पर पहुंचे, तब उनके दिमाग में एक साफ मॉडल था। उनकी सोच यह थी कि आतंकियों को सिर्फ डोजियर, चेतावनी और कूटनीतिक शब्दों से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई व्यक्ति भारत पर हमला करवाता है, हमलों की योजना बनाता है, युवाओं को हथियार उठाने के लिए तैयार करता है और फिर सीमा पार सुरक्षित बैठ जाता है, तो उसके खिलाफ ऐसा जवाब होना चाहिए जो उसे उसके सुरक्षित ठिकाने में भी असुरक्षित महसूस कराए। इसी सोच को लेकर उन्होंने एक योजना तैयार की। नाम जो भी रहा हो, मकसद साफ था, चुन चुनकर ऐसे चेहरों को निशाना बनाना जो आतंक के नेटवर्क की असली रीढ़ थे। लेकिन उस दौर की सरकार, उस दौर की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ और कहानी कहते थे। योजना रखी गई, चर्चा हुई, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। कुछ लोगों ने इसे अव्यावहारिक कहा, कुछ ने इसे खतरनाक माना, कुछ ने शायद यह सोचकर किनारा किया कि ऐसे कदमों की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। फाइल बंद हो गई, मगर विचार बंद नहीं हुआ। डोभाल जानते थे कि योजना तभी चलेगी जब ऊपर से साफ इजाजत होगी, वरना ऐसी चीजें सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाती हैं। फिर 11 जुलाई 2006 आया। मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज की तरह भरी हुई थी। हजारों लोग घर लौट रहे थे। किसी के हाथ में अखबार था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई फोन पर कह रहा था, बस पहुंचने वाला हूं। तभी कुछ मिनटों के भीतर सिलसिलेवार धमाके हुए और शहर की सांस रुक गई। 7 ट्रेनों में धमाके, सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। बाद में जांच का धागा फिर सीमा पार जाकर जुड़ा। लश्कर सिमी, मॉड्यूल, हैंडलर, मास्टरमाइंड, सबकी चर्चा हुई, नाम सामने आए। मुजम्मिल जैसे चेहरों का जिक्र हुआ। भारत को बहुत कुछ पता था, लेकिन वही पुरानी दीवार सामने थी। पाकिस्तान इनकार करता था, दुनिया और सबूत मांगती थी और अपनी राजनीति कहती थी वक्त आने दो। वह वक्त हर बार आने से पहले ही टल जाता था। डोभाल उस वक्त सक्रिय सरकारी भूमिका में नहीं थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी अनुभवी खुफिया दिमाग से छिपती नहीं है। वह समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक हमला नहीं, एक पैटर्न है। हर हमले के पीछे कुछ चेहरे, कुछ पते, कुछ नेटवर्क बार बार लौट कर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुरानी योजना को फिर याद किया, उसमें नए नाम जोड़े और मन ही मन यह मान लिया कि जब तक ये लोग जिंदा हैं, अगला हमला सिर्फ वक्त का सवाल है। मुंबई के बाद भी देश को राहत नहीं मिली। हैदराबाद में धमाके हुए, जयपुर के बाजारों में लोग मारे गए,
अहमदाबाद में एक के बाद एक विस्फोट हुए, यहां तक कि अस्पतालों के बाहर भी बम रखे गए ताकि घायल बचाने पहुंचे लोग भी शिकार बने। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था कि आतंक के कारोबारी सिर्फ डर नहीं फैलाना चाहते, वे यह साबित करना चाहते हैं कि वे जब चाहें जहां चाहें वार कर सकते हैं। और अगर राज्य की प्रतिक्रिया सिर्फ बयान तक सीमित हो तो उनका हौसला और बढ़ता है। फिर नवंबर 2008 आया। मुंबई पर हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, वह राष्ट्रीय स्मृति पर गहरी चोट थी। 10 आतंकी समुद्र के रास्ते आए और उन्होंने पूरे शहर को जैसे बंदूक की नोक पर रोक दिया। सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, हर जगह चीख, आग, डर और खून था। लोग टीवी पर सब कुछ देख रहे थे और दूसरी तरफ बैठे वे लोग भी शायद वही तस्वीरें देखकर अपने ऑपरेशन की सफलता नाप रहे थे। सैकड़ों जाने गई, देश गुस्से में था, दुनिया सहानुभूति जता रही थी, लेकिन जिन नामों का जिक्र बार बार हो रहा था वे सरहद के उस पार खुलेआम घूम रहे थे। यही वह क्षण था जब बहुत से लोगों को पहली बार लगा कि अगर राज्य सिर्फ प्रतिक्रिया देगा और प्रतिशोध नहीं तो यह चक्र खत्म नहीं होगा। बताया जाता है कि 2008 के बाद डोभाल के भीतर यह बात और पक्की हो गई कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। भारत के पास नाम थे, लोकेशन थी, नेटवर्क की जानकारी थी, लेकिन फैसले की आखिरी मुहर नहीं थी। हर धमाके के बाद जैसे एक अदृश्य फाइल और भारी होती जा रही थी। नए नाम, नए ठिकाने, नए लिंक, नए सबूत। मगर जब तक फाइल के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति न जुड़ती तब तक वह कागज ही रहती। इसी दौर से एक और कथा जुड़ती है। कहा जाता है कि डोभाल ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से गुप्त मुलाकात की थी जब वे मुख्यमंत्री थे। इस कहानी के मुताबिक उस मुलाकात में आतंकियों के नाम, उनके अड्डे, उनकी गतिविधियां और संभव जवाबी ढांचा सामने रखा गया। इस दावे का हर हिस्सा सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन यह कहानी इसलिए जीवित रही क्योंकि आगे चलकर दोनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो तालमेल दिखा उसने लोगों को इस कथा पर भरोसा करने की वजह दी। कहा जाता है कि उस मुलाकात में पहली बार डोभाल को लगा कि सामने बैठा शख्स बात सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। उधर देश के भीतर भी एक अलग उबाल तैयार हो रहा था। 2011 का एंटी करप्शन आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था, वह जनता की उस थकान का विस्फोट भी था जो बरसों से जमा हो रही थी। लोगों को लगने लगा था कि व्यवस्था सुनती कम है, टालती ज्यादा है। हर संकट के बाद औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन संरचनात्मक बदलाव नहीं होते। वही बेचैनी आगे चलकर राजनीतिक बदलाव की जमीन बनी। 2014 में नई सरकार आई और उसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की भाषा भी बदल गई। जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने तब पहली बार ऐसा लगा कि वर्षों पुरानी कुछ सोच अब फाइलों से निकलकर जमीन तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां भी रास्ता आसान नहीं था। बाहर बैठे आतंकियों तक पहुंचने से पहले भीतर बैठे सहारों को तोड़ना जरूरी था। यही शायद सबसे कठिन काम था, क्योंकि सीमा पार बैठा हैंडलर तो दूर है, मगर उसके लिए काम करने वाले कई चेहरे देश के भीतर भी होते हैं। कोई पैसा पहुंचाता है, कोई हथियार छिपाता है, कोई लोगों को पार करवाता है, कोई खबर देता है, कोई स्थानीय संरक्षण देता है। यह नेटवर्क छोटा नहीं होता, ये कई राज्यों, कई शहरों और कई स्तरों पर फैला होता है। और जब तक ये ढांचा जिंदा हो, बाहर जितने चाहे चेहरों को खत्म कर दो, मशीन फिर खड़ी हो जाती है। कहा जाता है कि 2014 के बाद इस अंदरूनी जाल पर गहराई से काम हुआ। राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियां, लोकल नेटवर्क, हवाला चैनल, कट्टरपंथी लिंक, आपराधिक गिरोह, सबकी कड़ियां जोड़ी गई। कई ऐसे स्थानीय चेहरे सामने आए जो ऊपर से सिर्फ गुंडे या माफिया लगते थे, लेकिन असल में आतंकी नेटवर्क के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। ऐसे लोगों पर कानूनी, आर्थिक और हिंसक तीनों तरह की कार्रवाई हुई। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ खत्म हुए, कुछ किनारे लगाए गए। ये काम कैमरे पर कम दिखता है, लेकिन असल लड़ाई की बुनियाद यही होती है। फिर भी सरहद पार से हमले बंद नहीं हुए। पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा ने पूरे देश को सन्न कर दिया। हर बार सवाल वही था कि आखिर कब तक। फर्क बस इतना था कि अब सिस्टम के भीतर तैयारी पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां प्रतिक्रिया बिखरी हुई होती थी, अब जवाब की योजना अधिक संगठित मानी जाने लगी। यही वह दौर है जहां अननोन गनमैन जैसी कथा ने असली आकार लिया। दावा यह नहीं कि सरकार ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने यह ऑपरेशन चलाया, बल्कि बात यह है कि कई आतंकी और भारत विरोधी चेहरे रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जाने लगे, और यह संयोग बार बार इतना दोहराया गया कि उसने एक नई राष्ट्रीय कल्पना को जन्म दे दिया। पठानकोट हमले से जुड़ा शाहिद लतीफ पाकिस्तान में मारा गया। जहूर मिस्त्री कराची में खत्म हुआ।
हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में गोलियों का शिकार बना। पाकिस्तान में लश्कर और जैश से जुड़े कई और नाम भी एक एक कर निशाने पर आने लगे। कोई मस्जिद के बाहर, कोई बाजार के पास, कोई गाड़ी में, कोई घर लौटते वक्त। आधिकारिक तौर पर कोई दावा नहीं, खुली जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एक बात साफ होने लगी कि जो लोग वर्षों से खुद को सुरक्षित समझते थे वे अब पहले जितने निश्चिंत नहीं रहे। इसी कहानी के साथ कुछ और दावे भी घूमते हैं, जैसे किसी गुप्त टीम की बात, ऐसे लोगों की बात जिनकी कोई पहचान नहीं, जो बिना वर्दी, बिना रिकॉर्ड, बिना शोर अपने काम के लिए तैयार किए गए। इन कथाओं में मेजर विक्रम सिंह राठौर जैसे नाम सामने आते हैं। ऐसे प्रशिक्षण की चर्चा होती है जिसमें लोगों को सिखाया गया कि कैसे भीड़ में गायब होना है, कैसे दस्तावेजों के बिना दूसरे देश में घुसना है, कैसे निशाना साधना है और फिर ऐसे लौट आना है जैसे कभी थे ही नहीं। इन बातों का हर हिस्सा सार्वजनिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां इसलिए ताकत पकड़ती हैं क्योंकि वे उस छिपी हुई राष्ट्रीय इच्छा को आवाज देती है जिसे लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग होने चाहिए जो देश के लिए वह कर सकें जो कागजी व्यवस्था नहीं कर पाती। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर सिर्फ यह नहीं कि कितने लोग मारे गए, असली असर यह है कि खेल का मनोविज्ञान बदल गया। अननोन गनमैन की पूरी कथा उसी स्मृति का जवाब है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं बल्कि उस बदलाव की कहानी है जिसमें देश ने शायद पहली बार यह तय किया कि अगर दुश्मन सीमा पार बैठकर हमला करेगा तो जवाब भी कभी ना कभी उसकी अपनी जमीन तक पहुंचेगा। फिर चाहे कोई बोले या ना बोले, चाहे कोई जिम्मेदारी ले या ना ले, लोगों के बीच एक ही बात घूमती रहेगी, जगह अलग, वक्त अलग, लेकिन अंजाम एक, अननोन गनमैन।